तो बच्चों, हम अपने लिखित प्रश्नों को कर रहे थे। आपको याद होगा कल हमने लिखित प्रश्नों को हल किया था। यहाँ पे हमने कौन कौन से प्रश्न हल किए थे? पहला क, महादेव गुफा की क्या विशेषताएं। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम इस पे चर्चा कर रहे थे, धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। तो अपर्णा ने जो अनुभव किया था हम उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो धूपगढ़ हम जानते ही हैं, सतपुड़ा पहाड़ या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ की क्या खासियत है? धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और यह चोटी काफ़ी ऊंचाई पे है। अपर्णा ने यहाँ पे बादलों का अनुभव किया। बादल उसके सर को छूते हुए गुजर रहे थे धूपगढ़ की चोटी पर। तो इसका अनुभव उसने पहली बार लिया था। अब हम अपर्णा के अनुभव को, अगर हम अपर्णा की जगह होते तो हमें कैसा अनुभव होता? हमने अपर्णा के लिखे पत्र से उसका अनुभव जाना। अब हम इसे अपने शब्दों में लिखेंगे बच्चों। तो इसमें हम दूसरे के अनुभव को समझते हुए हम मानेंगे कि हम अपर्णा के स्थान पर हैं और हम उस अनुभव को, जो अपर्णा का अनुभव था, उसे हम लिखेंगे। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसको हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो ये हमारा लिखित का ख प्रश्न है बच्चों। लिखित प्रश्न उत्तर का ख भाग। हम प्रश्न लिखते हैं, धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे हम जो अनुभव अपर्णा ने अनुभव किया था उसे हम अपने शब्द में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पत्र में लिखे जो अनुभव है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि एक बार फिर अपर्णा का अनुभव हमें ताजा हो जाए। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 4430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। तो ये थे अपर्णा के अनुभव। जब उसने धूपगढ़ की जो पहाड़ था उसकी चोटी पे जब वह पहुंची तो उसने ये अनुभव किया कैसे बादल उसके सर को
टकराते हैं और बादल धुएं के रूप में, आपने धुंध देखी होगी, धुंध के रूप में चले आते हैं और क्या है, उनको छूते हुए निकल जाते हैं। उसका स्पर्श, बादलों का स्पर्श एकदम ठंडा होता है और मन में रोमांच पैदा करता है। तो ये थे अपर्णा के अनुभव। अब हम इसे अपने ही अनुभव में लिखेंगे। हम मान के चलेंगे कि अपर्णा की जगह हम धूपगढ़ गए थे और ये सब हमने देखा। तो हम लिखते हैं बच्चों, हमने इससे पहले दूसरा प्रश्न भी किया था। अब हमें अनुभव लिखना है अपर्णा। तो लिखते हैं, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। तो हम शुरू करते हैं धूपगढ़ से, ये बताते हुए कि यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई लगभग 4,430 फीट की है समुद्र तल से। तो इस कारण यहाँ बादल पर्वत की चोटी को छूते हुए निकलते हैं तथा पर्यटक ऐसा अनुभव करते हैं कि शायद बादल उनके सर को छूते हुए जाए। ये पर्वत चोटी इतनी ऊंची। तो हम लिखना शुरू करते हैं, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। तो हम वहाँ की खासियत बता रहे हैं, ऊंचाई के कारण यहाँ बादल सिर को छूते हुए, सिर को छूते हुए निकलते हैं। बादलों के हल्के धुएं में, बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का, धुएं में खड़े होने का एहसास, होने का एहसास खड़े होने का एहसास सभी को रोमांच, सभी में रोमांच भर देता है। सभी में रोमांच, आपको रोमांच का मैंने अर्थ बताया था, पुलक। इसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खुशी के मारे, डर के मारे नहीं। इतनी अत्यधिक खुशी होती है, लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सभी में रोमांच भर देता है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। सभी की यादगार बन सकती है। तो बच्चों एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो पत्र से जो हमने जानकारी मिली, जो हमें पता चला कि अपर्णा बादलों के सर के ऊपर से गुजरने से वह उसे रोमांच हो गया। रोमांच क्या होता है? पुलक या फिर खुशी के कारण रोंगटे खड़े हो जाते। डर के कारण भी खड़े होते, लेकिन खुशी के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने ऐसा अनुभव अपने जीवन में पहली बार किया था। तो इसीलिए तो हमने सबसे पहले क्या बताया? धूपगढ़ के पर्वत के बारे में बताया कि धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ बादल सिर को छूते हुए निकलते हैं। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास सभी में रोमांच भर देता है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। तो हमने भी अपने शब्द लगाए और अनुभव किया अपर्णा का। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपना कोई अनुभव लिखो जब तुम्हें रोमांच हो आया। कल भी हमने शायद इस पर चर्चा की थी कि अगर हम अपना अनुभव लिखते हैं, रोमांच के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पहाड़ी पर ही चढ़ना हो, किसी ऊंचे पहाड़ पे ही चढ़ना हो, ऐसी बात नहीं। व्यक्ति जब कोई नई चीज़ देखता है जीवन में पहली बार, जैसे समुद्र का किनारा, कोई जंगल, किसी जंगल में किसी जीव को बहुत पास से देखता है, तो वह रोमांचित हो सकता है। कभी किसी किले में जाए, बहुत बड़े विशाल किले में, कभी भी आदमी में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। अगर आप पहली बार ताजमहल देखने जाएं, तभी भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं। या किसी रेगिस्तान में जाएं, जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा ना हो, तो उसमें भी एक रोमांच होता है जो व्यक्ति को के लिए यादगार बन सकता है, और व्यक्ति यह अनुभव को जीवन भर नहीं भूलता है। तो ये रोमांच आपका कुछ भी हो सकता है। इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है, और इसमें आपको 3 या 4 वाक्य में ही लिखना है। बहुत बड़ा इसे नहीं लिखना है, और सब बच्चों का ये अलग होगा, क्योंकि सब बच्चों का जो रोमांच का अनुभव भी अलग अलग होगा। तो ये आपको मैंने गृह कार्य दिया। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो व्याकरण से संबंधित। व्याकरण पढ़ने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने नोट बुक में भी नोट कर लें। हमारा जो ख प्रश्न है ये आपको दिख रहा होगा। आप इसको आसानी से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। धूपगढ़ के अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ बादल
सिर को छूते हुए निकलते हैं। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास सभी में रोमांच भर देता है। यह अनुभव सभी की यादगार बन सकती है। तो बच्चों, ये था हमारा लिखित प्रश्नोत्तर ग आपको स्वयं करना है। आप इसे 3 या 4 वाक्यों में लिख सकते हैं। तो हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं, जो कि इसका संबंध व्याकरण से, व्याकरण के शब्द विचार से, क्योंकि यहाँ शब्दों की रचना हम लोग करेंगे प्रत्यय लगाकर। तो हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं। तो भाषा से के अंतर्गत हम करेंगे पढ़ो, समझो और लिखो। ये हमारे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं और इनका संबंध हमारे व्याकरण से। हम जानते ही हैं भाषा से व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो पहला है पढ़ो, समझो और लिखो। जंगल से बना है शब्द जंगली। अब हमें इसमें क्या करना है? हमने इस शब्द में क्या देखा कि बड़ी ई प्रत्यय लगने से ये शब्द विशेषण बन गए। तो विशेषण शब्द की रचना कैसे होती है? ये विशेषण शब्द क्या होता है सबसे पहले, और विशेषण हम ई प्रत्यय लगाकर। तो ये प्रत्यय क्या होता है, विशेषण क्या होता है, एक बार हम इसको भी दोहरा लेते हैं। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। ये हम परिभाषा हमने पाठ में पढ़ी थी। तो यहाँ पे ई, जो बड़ी ई प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? ये शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर या पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, और नए शब्द का अर्थ भी भिन्न होता है, अलग होता है। तो फिर से बच्चों, हम लोग इसमें 2 चीज़ हमें करना है। हमने देखा जंगल से जंगली बना है। जंगली एक विशेषण शब्द, जंगली विशेषण है। और विशेषण की एक बार फिर से परिभाषा हम आपको बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण के। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। और प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द के अंश। शब्दांश का क्या अर्थ हुआ? शब्द के अंश। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे या बाद में, हम कह सकते हैं पीछे या बाद में लगकर या जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो प्रत्यय एक तरह के शब्दांश हैं। जैसे यहाँ पे इस जंगल से जंगली जो शब्द बना है, यहाँ पे बड़ी ई, तो बड़ी ई प्रत्यय के रूप में लगी है, या हम कहेंगे मात्रा के रूप में लगी है। जंगल से क्या है? जंगल क्या होता है पहले अर्थ देखा जाए। जंगल को हम वन कहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे अपने प्राकृतिक रूप में उगते हैं। जंगल क्या होता है? इसका पर्यायवाची हम वन कहेंगे। ये बगीचे से अलग है बच्चों। बगीचा मनुष्य लगाता है, जंगल ये स्वयं लगते हैं।
यहाँ पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं या लगते हैं। पेड़ों से जो बीज गिरते हैं वहाँ पे पौधा उगता है और वो बड़ा हो जाता है, तो वो जंगल है। अब जंगल में ई प्रत्यय लग के बना है जंगली। जैसे हम अगर एक शब्द बोल रहे हैं, जैसे जंगली जानवर, शेर एक जंगली जानवर है, तो यहाँ जंगली क्या है? एक विशेषण है, जानवर की विशेषता बता रहा है कि ये जंगल में रहने वाले जानवर है। जंगली जानवर में जो जंगली है वो जानवर की विशेषता बताता है कि ये जंगल में रहने वाले जानवर। शेर एक जंगली जानवर है, तो यहाँ जंगली जंगल में रहने वाले जानवर के लिए किया गया है, तो जंगली विशेषण कहलाता है। तो हमने देखा ई प्रत्यय लगा के हम किसी शब्द का विशेषण रूप भी बना सकते हैं। ई प्रत्यय लगाकर हम किसी शब्द का विशेषण रूप बना सकते हैं। इसका उदाहरण जंगल से जंगली। तो हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर लिखेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत। तो बच्चों ध्यान से, इसमें हमें विशेषण शब्दों की रचना करनी है ई प्रत्यय लगाकर। ये नई चीज है, इसलिए मैं आपको 2 बार बता रहा हूँ। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर, पीछे जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं, और इस नए शब्द का अर्थ जो मूल शब्द जिसके पीछे लगे थे उससे अलग होता है। तो आज हमने 2 चीज सीखी। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। ये प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय शब्दांश है, शब्द का अंश, शब्द का अंश है जिससे शब्द की रचना होती है, पूरा शब्द नहीं है। इसमें क्या था? जंगली में केवल ई की मात्रा थी, बड़ी ई की मात्रा, तो प्रत्यय बड़ी ई भी हो सकता है। तो ये पूरा शब्द तो नहीं है, शब्द का अंश हुआ। अंश का अर्थ होता है अंश, शब्द का भाग, उसका हिस्सा, उसका टुकड़ा। तो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर, इनकी खासियत क्या होती है? ये पीछे लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। ये याद रखना, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, और पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। और नए शब्द का अर्थ आपको पता है, वो मूल शब्द से अलग होगा। तो यहाँ पे जो नया शब्द बन रहा है वो विशेषण है। ई की क्या खासियत है? ई प्रत्यय की क्या खासियत है कि जब वह किसी शब्द के पीछे लगता है तो विशेषण की रचना करता है। विशेषण किसी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा के आगे या सर्वनाम के आगे लगकर उसकी विशेषता बताता है। ये भी आपने परिभाषा पढ़ी ही थी। तो हम समझ गए कि हम ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बना सकते हैं। और पाठ्य पुस्तक का जो उदाहरण था जंगल से जंगली, इसको हम पढ़ के समझ के जान गए। अब हम अन्य शब्द जो हैं उनको लिखेंगे और समझेंगे, समझ के लिखेंगे, बात एक ही है। तो भाषा से के अंतर्गत है भाषा से। हम जानते हैं कि भाषा से जो है हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के बाद मिलते हैं। तो हमें व्याकरण केवल हिंदी व्याकरण से ही नहीं मिलेगा, हमारे अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख में भी हमें व्याकरण का हिस्सा मिलता है। प्रश्न 1, पढ़ो समझो
तो बच्चों ये इसीलिए लिखा गया है कि हम केवल सबके पीछे ई लगा के ही नहीं लिखते चले जाएं। हमें ये नहीं कि केवल उसके पीछे ई लगा दिया और हो गया। हमने आज प्रत्यय की परिभाषा बताई या प्रत्यय की परिभाषा सीखी, विशेषण की हमने परिभाषा हमें पता थी, हमने उसको भी दोहराई और ई प्रत्यय लगाकर नए नए विशेषण बनाने हैं आज एक उदाहरण से। तो ये हमने इसीलिए कहा गया पहले पढ़ो, उसका अर्थ समझो कि कैसे प्रत्यय बड़ी ई की मात्रा के रूप में पीछे लगा और नया शब्द बना। तब हमें जो अन्य जो शब्द हैं उसको लिखना है। तब हमें पता चला कि हम शब्दों से ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बना सकते हैं। तो ये है, हम अपने नया शब्द पे चलते हैं, साहस। अब इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे। ई प्रत्यय होता क्या है? जैसे ई है हमारा वर्ण, वर्ण में इसका क्या भेद कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे ये स्वर है। और इसकी मात्रा क्या होता है? इसकी मात्रा के रूप में यह कैसे लगता है? दाहिनी तरफ से लगता है। अगर मात्रा के रूप में हम जानते हैं, स्वर शब्द लिखते समय मात्रा का रूप ले लेते हैं और एक दाहिनी तरफ लगता है। तो इसमें ई प्रत्यय, हमें यही मात्रा से विशेषण बनानी हम सीख गए। तो हमारा नया शब्द जो था ये है साहस। हमारा नया शब्द क्या था बच्चों? साहस। साहस से बना साहसी। ये मूल शब्द हो गया, यहां तक तो मूल शब्द है। अब इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई, साहस। अब जरा इसके अर्थ दोनों को देखें। साहस, साहस क्या होता है? हिम्मत। हम लोग क्या साहस बोलते हैं? हिम्मत। अब एक साहसी लड़की, साहसी सैनिक, साहसी औरत, तो ये सब ये क्या है? यहाँ विशेषण बन गया। अगर हम साहसी लड़की कहते हैं तो लड़की की क्या विशेषता है? लड़की निडर है, साहसी है। आप इसकी बात समझ गए? तो ये था मूल शब्द साहस। हमने लगाया ई प्रत्यय और ई की मात्रा साहस में लगाई, शब्द बना साहसी। और साहसी का अर्थ होता है, साहसी एक विशेषण शब्द है और अगर ये किसी के आगे आएगा तो उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे सोनम एक साहसी लड़की है, तो साहसी है लड़की की विशेषता, सोनम की विशेषता बता रहा है साहस। तो ये हमने शब्द रचना की। उसी तरह हमारे अन्य शब्द भी हैं। पहाड़ से पहाड़ी, पहाड़ से बना है पहाड़ी, पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी नदी, पहाड़ी झरना। पहाड़ आपको पता है पर्वत को पहाड़ कहा जाता है, लेकिन हम अगर पहाड़ी नदी कहते हैं तो पहाड़ पे बहने वाली नदी। तो ये विशेषण है। पहाड़ी, पहाड़ी नदी तो पहाड़ी विशेषण है। तो आज का मैं आपको यही गृह कार्य देता हूँ बच्चों कि जो अन्य शब्द दिए हुए हैं उसको आप जरूर एक बार दोहराएंगे। आपको प्रत्यय की परिभाषा याद होनी चाहिए, विशेषण की परिभाषा याद होनी चाहिए तथा इसके जो अन्य प्रश्न हैं उसको करने की कोशिश करना है। ये गृह कार्य है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इसको कल हल करेंगे। तो आज का गृह कार्य है
भाषा से के अंतर्गत जो शेष शब्द हैं उसमें ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम फिर आगे करेंगे।